तो तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है एंटी माइक्रोबियल ड्रग, जो कि हमारे साथ पोस्ट आर एन फर्स्ट सेमेस्टर और BSN थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी का यूनिट नंबर 2 का टॉपिक है। और आज हम इस टॉपिक के पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले क्लास में हमने पेनिसिलिन के हवाले से बात की थी कि पेनिसिलिन जो है ये किस तरह से एंटी माइक्रोबियल एज एंटी माइक्रोबियल जो है काम करती है और बैक्टीरिया को जो है किल करने में या उसको रोकने में रोल प्ले करती है। तो इस पर हमने काफ़ी डिटेल के साथ बात की थी। आज हम जिस टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं तो वो हमारे साथ पेनिसिलिन रेजिस्टेंस है। पेनिसिलिन रेजिस्टेंस को हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम इसको स्टार्ट करें, मैं आपको थोड़ा सा दोबारा जो है वो याद दहानी कर लेता हूँ रेजिस्टेंस के हवाले से। रेजिस्टेंस के हवाले से मैंने आपको ये बताया था कि रेजिस्टेंस जो है ये हमारे साथ वो कंडीशन होती है जिसमें जब हम किसी पेशेंट को एक ही मिकदार में सेम अमाउंट में बार बार एक डोज जो है वो दे रहे होते हैं, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि हमारी बॉडी जो है उस मिकदार के साथ आदी हो जाती है और इसी तरह से हमारी बॉडी में मौजूद जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं तो वो भी क्या हो जाते हैं, वो भी उस मिकदार के साथ आदी हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर वो मेडिसिन जो है उस मेडिसिन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर किसी किस्म का असर नहीं पड़ता। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। यहाँ पर अब बात हो रही है पेनिसिलिन रेजिस्टेंस के बारे में। सो पेनिसिलिन आर इनएक्टिवेटेड बाय बीटा लैक्टेमेजेस, जो कि हमारे साथ पेनिसिलिनेज एंजाइम है, ठीक है। देट आर प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। पेनिसिलिन रेजिस्टेंस से क्या मुराद है? पेनिसिलिन रेजिस्टेंस से मुराद ये है कि इसमें जब हम पेशेंट को पेनिसिलिन एज अ एंटीबायोटिक देते हैं तो फिर ये पेनिसिलिन जो है कोई असर शो नहीं करती। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, तो इन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया में ख़ास तरह के एंजाइम जो है वो होते हैं जो कि इस एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, बीटा लैक्टेमेजेस कहते हैं। बीटा लैक्टेमेजेस को सिंपल अल्फाज में पेनिसिलिनेजेस कहते हैं, ठीक है। मतलब ये वो एंजाइम होते हैं जो कि पेनिसिलिन की क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, पेनिसिलिन को ख़त्म करते हैं। सो जब बैक्टीरिया इस एंजाइम को प्रोड्यूस कर लेती है तो ये एंजाइम जाकर हमने जो एंटीबायोटिक लिया होता है तो उसमें जो पेनिसिलिन होता है उसको क्या कर लेता है, उसको इनएक्टिवेट कर लेता है, उसकी जो फंक्शन होती है उसको क्या कर लेती है, स्टॉप कर लेती है। और इस वजह से वो पेनिसिलिन फिर इस बैक्टीरिया को कुछ भी जो है नहीं कर सकता और बैक्टीरिया जो है ड्रग की मौजूदगी में भी फिर क्या करती है, अपने फंक्शन को जारी रखी होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पेनिसिलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। इसी तरह से फिर अगर हम मजीद आगे जाएं तो एंटी स्टेफिलोकोकल पेनिसिलिन, एंटी स्टेफिलोकोकल पेनिसिलिन में हमारे साथ कौन कौन से आते हैं, इसमें आपके साथ मिथिसिलिन आ जाते हैं, नेफसिलिन आ जाते हैं, ऑक्सासिलिन आ जाते हैं और इसके अलावा डाइक्लोजसिलिन आ जाते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, आर बीटा लैक्टेमेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। ये बीटा लैक्टेमेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन्स होते हैं। देयर यूज इज रिस्ट्रिक्टेड to the treatment of infection caused by penicillinases producing staphylococcus, ठीक है। अच्छा जी, एंटी स्टेफिलोकोकल पेनिसिलिन में आपके साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें आपके साथ मिथिसिलिन क्लास भी आ जाती है, नेफसिलिन क्लास भी आ जाती है, ओजासिलिन क्लास भी आ जाती है और डिक्लोससिलिन क्लास जो है ये भी आ जाती है। इन सारों में क्या होता है, इन सारों में जो है बीटा लैक्टेमेज एंजाइम होते हैं, पेनिसिलिनेज एंजाइम होते हैं, ठीक है। पेनिसिलिनेज बीटा लैक्टेमेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन, ठीक है। मतलब ये है कि ये उन बैक्टीरिया के खिलाफ काम करती है जो कि क्या करती है, पेनिसिलिन बीटा लैक्टेमेज एंजाइम को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। सो इस ड्रग्स को, इस मेडिसिन को जो है आप क्या कर सकते हैं,
उस इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट के लिए नहीं दे सकते जिसमें क्या होता है, जो कि पेनिसिलिनेज प्रोड्यूसिंग स्टेफिलोकोकी की वजह से काज हुए हो। मतलब वो बैक्टीरिया जिसका नाम स्टेफिलोकोकी है, ठीक है, और जो कि क्या करती है, पेनिसिलिनेज एंजाइम को प्रोड्यूस करती है। सो ऐसे बैक्टीरिया के खिलाफ जो है, ऐसे बैक्टीरिया के खिलाफ आप इस मेडिसिन, इस ड्रग को जो है यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसमें ऑलरेडी आपके जो ड्रग है उसके खिलाफ काम करने के लिए एंजाइम मौजूद होते हैं, जो कि आपके ड्रग्स की जो एफिकेसी होती है उसको क्या कर लेती है, रिड्यूस कर लेती है, उसको ख़त्म कर लेती है। तो इस वजह से ये ऐसे बैक्टीरिया के लिए फिर क्या होती है, इफ़ेक्टिव नहीं रहती। इसी तरह से क्लेवोलेनिक एसिड, सल्बेक्टम एंड तेजोबेक्टम्स आर बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर। इसके अलावा क्लेवोलेनिक एसिड हो गया, सल्बेक्टम हो गया और तेजोबेक्टम जो है ये हमारे साथ बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर्स है। मतलब इन ड्रग्स को जो है आप इस तरह की जो स्टेफिलोकोकी पेनिसिलिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज होते हैं इसके खिलाफ यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करती है, बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर्स होते हैं। मतलब जो पेनिसिलेज एंजाइम होते हैं उसको क्या करते हैं, उसको रोकने वाले होते हैं, उसको रोकने की काबिलियत ये ड्रग्स जो है रखते हैं। तो इस वजह से अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहते हैं बनिस्बत एंटी स्टेफिलोकोकल पेनिसिलिन के, ठीक है। इसी तरह से हमारे साथ जो दूसरे ड्रग्स आते हैं पेनिसिलिन के क्लास में उसको हम एंटी सीडोमोनाल पेनिसिलिन कहते हैं, ठीक है, एंटी सीडोमोनाल पेनिसिलिन। इसमें आपके साथ कौन कौन से क्लासेस आते हैं, इसमें आपके पास दो क्लासेस है, एक को हम पेप्रासिलिन कहते हैं और एक को हम टिकरसिलिन कहते हैं, ठीक है। पेप्रासिलिन और टिकरसिलिन इन दोनों को क्या कहते हैं, कंबाइनली एंटी सीडोमोनाल पेनिसिलिन कहते हैं because of their activity against सीडोमोनास एरोजिनोसा, ठीक है। इसको एंटी सीडोमोनाल पेनिसिलिन इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये जो सीडोमोनास या सीडोमोनास एरिजिनोसा बैक्टीरिया है उसके अगेंस्ट काम करती है। तो इस वजह से इसको क्या नाम दिया गया है, एंटी सीडोमोनाल पेनिसिलिन क्लास या नाम जो है इसको दिया गया है। क्लियर है? अच्छा जी। सर इसके इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। क्या सर जी सर। रिपीट करूं इसको? जी सर। अच्छा जी, दोबारा से सुने। काइंडली माइक म्यूट करें, माइक म्यूट करें। हमने पेनिसिलिन रेजिस्टेंस के हवाले से ये बात की कि पेनिसिलिन रेजिस्टेंस से मुराद ये है कि ये हमारे साथ वो कंडीशन होती है जिसमें हमारे साथ जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, वो एक ख़ास तरह के एंजाइम्स को प्रोड्यूस करती है जिसको हम पेनिसिलिनेजिस कहते हैं, ठीक है। पेनिसिलिनेजिस से मुराद ये है कि ये वो एंजाइम होते हैं जो कि पेनिसिलिन को इफ़ेक्ट करती है, पेनिसिलिन को मुतासिर करती है, उसकी जो फंक्शन है, उसकी जो एबिलिटी है उसको ख़त्म करती है। तो पेनिसिलिन रेजिस्टेंस से मुराद ये है कि जब रेजिस्टेंट बैक्टीरिया पेनिसिलिनेज या बीटा लैक्टेमेज एंजाइम को प्रोड्यूस करती है तो ये बीटा लैक्टेमेज एंजाइम क्या करती है, ये पेनिसिलिन को क्या कर लेती है, इनएक्टिवेट कर लेती है और जितने भी इसके फंक्शन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। फिर इसी तरह से हमने एंटी स्टेफिलोकोकल पेनिसिलिन की बात की तो मैंने आपको कहा कि इसमें हमारे साथ 4 क्लासेस आते हैं, एक मेथिसिलिन है, नेफ्लिसिलिन है, ओज़ासिलिन है और डिक्लोससिलिन है। ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ बीटा लैक्टेमेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन है। बीटा लैक्टेमेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन से मुराद ये है कि ये वो पेनिसिलिन वो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, पेनिसिलिन एंजाइम को प्रोड्यूस करती है, तो उसके खिलाफ जो है ये क्या करती है, इफेक्टिवली काम करती है। इसी तरह से देयर यूज़ इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन। इसके जो इस्तेमाल है वो हम ऐसे इन्फेक्शन के इलाज के लिए इसको हम नहीं यूज़ कर सकते जो कि किस वजह से काज हुई हो, पेनिसिलिन प्रोड्यूसिंग स्टेफिलोकोकी, वो स्टेफिलोकोकी जो कि पेनिसिलिनेज को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो ऐसे बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ जो है हम इस एंटी स्टेफिलोकोकी
स्टेफिलोकोकल पेनिसिलिन को हम क्या कर सकते हैं, यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों के लिए जो याद रखने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो एंटी स्टेफिलोकोकल पेनिसिलिन है ये क्या है, बीटा लैक्टेमेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन है। बीटा लैक्टेमेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन मतलब वो बैक्टीरिया जो कि बीटा लैक्टेमेज के अगेंस्ट क्या करती है, मज़ाहमत शो करती है, तो उन बैक्टीरिया के लिए ये एंटी स्टेफिलोकोकल पेनिसिलिन जो है इफ़ेक्टिव रहते हैं। इसके अलावा क्लेवोलेनिक एसिड, सल्बेक्टम और टेजोबेक्टम जो है ये हमारे साथ क्या है, बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर्स है। मतलब जो पेनिसिलिनेज एंजाइम होते हैं उसको क्या करते हैं, उसको इनहिबिट करते हैं, उसको जो है काम करने नहीं देते और उसको आसानी से जो है इफ़ेक्ट करते हैं। इसके अलावा सीडोमोनाल पेनिसिलिन के बारे में मैंने आपको बताया कि पेप्रासिलिन और टिकरसिलिन जो है इसको कलेक्टिवली क्या कहते हैं, एंटी सीडोमोनाल पेनिसिलिन कहते हैं। इसको इस वजह से एंटी सीडोमोनाल कहते हैं क्योंकि ये सीडोमोनास एरोजिनोसा बैक्टीरिया के अगेंस्ट क्या करती है, इफेक्टिवली काम करती है, ठीक है। तो ये सिंपल बातें हैं, इसमें ऐसी कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है जिसकी वजह से आप लोग जो है परेशान हो जाए। तो थोड़ी सी अगर आप कोशिश करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी रहेगी। इसके बाद हम बात करते हैं सर थेरेप्यूटिक। ये पेन के नाम भूल जाते हैं। खैर है, आप जो है 2-3 दफ़ा इसको लिखेंगे तो आपको फिर ये याद रहेंगे, ठीक है। 2-3 दफ़ा इसको लिख कर याद करें और 2-3 दफ़ा इसको रिपीट करें तो आपको याद हो जाएगा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं थेरेप्यूटिक यूजेस की तरफ। पेनिसिलिन की थेरेप्यूटिक यूजेस ऑलरेडी आपको पता है कि ये हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इसको हम क्या करते हैं, उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। सिर्फ उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए जिसका जो सेलवाल होता है, ठीक है, वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना होता है। तो ऐसे बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो है हम क्या करते हैं, पेनिसिलिन को यूज़ करते हैं। इसीलिए इसके अलावा जो स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शंस होते हैं जिसमें आपके पास फेरेंजाइटिस हो गए, जिसमें इन्फ्लेमेशन इन द फेरिंग्स में इन्फ्लेमेशन हुई होती है, उसको हम फेरेंजाइटिस कहते हैं। साइनोसाइटिस, इन्फ्लेमेशन इन द साइनोसिस, साइनोसिस में जब इन्फ्लेमेशन हुई होती है। और टाइटस मीडिया, इन्फ्लेमेशन इन द ईयर कैनल, ठीक है, या मिडल लेयर ऑफ ईयर कैनल, ठीक है। ईयर कैनल का जो मिडल लेयर होता है, ठीक है, या मिडल कैनल होता है, वहाँ पर जो इन्फ्लेमेशन काज हुई होती है तो उसके लिए आप स्टेफिलोकोकल जो एंटी स्टेफिलोकोकल ड्रग्स होते हैं उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से सेलुलाइटिस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, साइफिलिस के लिए यूज़ कर सकते हैं और डिप्थीरिया के इलाज के लिए इसको आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस पेनिसिलिन क्लास की क्या है, थेरेप्यूटिक यूजेज है। मतलब इन डिजीज़ के लिए आप पेनिसिलिन को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा जी, इसके बाद फिर आते हैं एडवर्स रिएक्शन की तरफ। पेनिसिलिन एडवर्स रिएक्शन किसे कहते हैं? एडवर्स रिएक्शन से मुराद ये है कि द अनवांटेड इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन के जो अनवांटेड इफेक्ट होते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक पेन किलर लेते हैं इस मकसद के लिए कि उससे आपका पेन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन पेन ख़त्म होने के साथ साथ वो क्या करते हैं, आपको आपको जो है सर चकराती है, ठीक है। आपका जो सर है उसको क्या करती है, वह उसमें डिजीनेस को काज करती है, मतलब सर का चकरा जाना या आंखों के सामने जो है अंधेरा का आ जाना। तो इस तरह के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि ड्रग्स के लेने की वजह से काज होते हैं, जो कि हम नहीं चाहते कि काज हो, तो इस तरह के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं इसको हम एडवर्स रिएक्शंस ऑफ द मेडिसिन्स कहते हैं, ठीक है। तो पेनिसिलिन के जो एडवर्स रिएक्शन है तो ये स्किन रेशेस भी काज कर सकता है और इसके अलावा अर्थिकेरिया भी काज कर सकती है। अर्थिकेरिया किसे कहते हैं तो ये मैं फिर आपको बता दूंगा। इसी तरह से हाइपर सेंसिटिविटी हो गई, ठीक है। तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 5% ऑफ पेशेंट हैव सम काइंड ऑफ रिएक्शंस रेंजिंग फ्रॉम रेशेस टू एंजियोएडेमा, मार्किंग स्वेलिंग ऑफ द लिप्स, टंग एंड एनी एनाफाइलेक्सिस, ठीक है। क्रॉस एलर्जिक रिएक्शन अकर अमंग बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, ठीक है। इसी तरह से
अगर आप पेनिसिलिन को यूज़ करते हैं तो इसका एक एडवर्स रिएक्शन ये भी है कि इसकी वजह से क्या होता है, तकरीबन 5% पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी होती है, मतलब एलर्जी जो है, एलर्जी क्रिएशन जो है काज होती है, ठीक है, जिसमें पेशेंट के जो लिप्स है वो स्वेल हो जाते हैं, टंग जो है वो स्वेल हो जाता है, या एनाफाइलेक्सिस जो है पेशेंट को काज हो जाती है। एनाफाइलेक्सिस किसे कहते हैं? अच्छा जी, क्रॉस एलर्जिक रिएक्शन अकर अमंग द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। इसके अलावा वो एंटीबायोटिक जिसमें बीटा लैक्टम होते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से क्रॉस एलर्जिक रिएक्शन जो है काज होते हैं। इसके अलावा डायरिया हो गया, ठीक है, डायरिया भी ये एडवर्स रिएक्शन में आता है। किस चीज़ के यूज़ की वजह से? पेनिसिलिन के यूज़ की वजह से। डायरिया इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम दैट इज़ काज बाय आ डिसरप्शन ऑफ द नॉर्मल बैलेंस ऑफ इंटेस्टिनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब पेनिसिलिन लेते हैं तो पेनिसिलिन की वजह से हमारे जो गट में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, तो उसकी जो इन्वायरमेंट होती है वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है और उसके नतीजे में लूज मोशन जो है आना शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या है, एडवर्स रिएक्शन है किस चीज़ के, पेनिसिलिन के यूज़ करने के। अस्सलाम अच्छा जी, वालेकुम सर। इसके बाद जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर अस्सलाम। एनाफ्लेक्सिस severe life threatening reaction from the drug. हाँ जी, बिल्कुल, ड्रग्स की वजह से जो रिएक्शंस हो रहे लाइफ होते, थ्रेटनिंग। हाँ जी, बिल्कुल, तो उसको हम एनाफाइलेक्सिस कहते हैं। थैंक यू। जी सर। सर सॉरी मैं सो गई थी। अच्छा जी, कोई बात नहीं। इसके बाद आ जाते हैं हम सेफ़लोस्पोरिन की तरफ, ठीक है? सेफ़लोस्पोरिन के बारे में भी मैंने पिछले क्लास में बताया था, यहाँ पर हम थोड़ी-सी डिटेल के साथ दोबारा इस पर बात करते हैं। सेफ़लोस्पोरिन ड्रग आर बीटा-लैक्टम एंटीबायोटिक्स दैट इनहिबिट द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है? पेनिसिलिन और सेफ़लोस्पोरिन इन दोनों का काम जो है एक जैसे होता है। वो क्या है? ये दोनों जो है बैक्टीरिया के सेल वॉल इनहिबिटर होते हैं। बैक्टीरिया सेल वॉल सिंथेसिस के क्या होते हैं? इनहिबिटर होते हैं, मतलब बैक्टीरिया को अपना सेल वॉल बनाने नहीं देते, ठीक है? सो सेफ़लोस्पोरिन ड्रग जो है इसमें भी बीटा लैक्टम होते हैं और ये बीटा लैक्टम्स क्या करते हैं? बैक्टीरिया को अपना सेल वॉल बनाने नहीं देते, ठीक है? मतलब जो पेप्टाइडोग्लाइकेन होते हैं उसको क्या करते हैं, उसकी तोड़-फोड़ करते हैं, ठीक है? जिसकी वजह से बैक्टीरिया फिर अपना सेल वॉल नहीं बना पाते। Cephalosporin was first isolated from a fungus named Cephalosporium acrinomium by डॉक्टर Abraham in 1948। इसी तरह से 1948 में डॉक्टर इब्राहम नामी एक केमिस्ट होंगे, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इसको एक फंगस से हासिल किया था और उस फंगस का नाम क्या था, उस फंगस का नाम सेफुलोस्पोरियम एक्रोनोमियम था। सेफुलोस्पोरियम एक्रोनोमियम से जो है डॉक्टर इब्राहम ने 1948 में सेफुलोस्पोरिन को क्या किया था, हासिल किया था, एक्सट्रैक्ट किया था। दीज आर bactericidal antibiotics as they kill the microorganism when used at therapeutic dose, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर अब आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि सेफिलोस्पोरिन जो है ये क्या है, ये बैक्टीरियासाइडल है, ठीक है, मतलब इसका काम ये होता है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मुकम्मल तौर पर जड़ से ख़त्म करती है, ठीक है, जड़ से क्या करती है, ख़त्म करती है। सो आपको पता होगा कि मैंने आपको दो तरह के ड्रग्स बताए थे, एक बैक्टीरियोसाइडल और एक बैक्टीरियोस्टेटिक। स्टेटिक जो होते हैं वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं, उसको किल नहीं करते, जबकि बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स ये वो ड्रग्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया को मुकम्मल तौर पर क्या करते हैं, जड़ से बाहर उखाड़ते हैं, किल करते हैं। इसका मूड ऑफ एक्शन कैसा होता है, सेफलोस्पोरिन कैसे काम करता है, तो बिल्कुल पेनिसिलिन की तरह जो है ये काम करती है। जिस तरह से पेनिसिलिन काम करता है इसी तरह से सेफलोस्पोरिन भी जो है काम करता है, ठीक है। तो पेनिसिलिन के हवाले से जैसे मैंने आपको बताया था तो वही बातें आप सेफलोस्पोरिन के हवाले से भी अपने माइंड में याद रखें। अच्छा जी, इसके हमारे साथ जनरेशन है, इसमें फर्स्ट जनरेशन के भी आ जाते हैं। फर्स्ट जनरेशन से मुराद ये है कि शुरुआत में जो हमारे साथ
पेनिसिलिन डिस्कवर्ड हुए थे, तो उसको हम फर्स्ट जनरेशन पेनिसिलिन सेफलोस्पोरिन कहेंगे। सो फर्स्ट जनरेशन में हमारे साथ क्या था, द ऑप्टिमम एक्टिविटी ऑफ ऑल फर्स्ट जनरेशन सेफलोस्पोरिन ड्रग इज अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सच एज स्टेफिलोकोकी एंड स्ट्रेप्टोकोकी। ठीक है, हमारे साथ जो फर्स्ट जनरेशन थी सेफलोस्पोरिन ड्रग्स की, ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के खिलाफ काम करती थी। ठीक है, और जिसमें आपके पास स्टेफिलोकोकी बैक्टीरिया भी आ जाते हैं और स्ट्रेप्टोकोकी भी आ जाती है। ठीक है, तो ये क्या करती थी, सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को क्या करती थी, इफेक्ट करती थी। मतलब ये नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स थे। ठीक है, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो जो फर्स्ट जनरेशन सेफरोस्पोरिन है, इसमें आपके पास कौन कौन से ड्रग आते हैं, इसमें आपके पास सेफाजोलिन आ जाते हैं, सेफाड्रोक्सिल आ जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से सेफ्राडीन आ जाते हैं और इसके अलावा सेफालिजीन आ जाते हैं। तो ये 4 क्लासेस जो है आपके पास फर्स्ट जनरेशन ऑफ सेफलोस्पोरिन में आते हैं। तो इस के हवाले से आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ सेफलोस्पोरिन जो है, ये सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को क्या करती थी, मुतासिर करते थे, और ये आपके पास नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हुआ करते थे। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद फिर आपके पास आता है सेकंड जनरेशन सेफलोस्पोरिन। सेकंड जनरेशन से मुराद ये है कि ये हमारे साथ वो क्लास थी सेफलोस्पोरिन की जो कि थोड़ी सी एडवांस हो चुकी थी फर्स्ट जनरेशन के बनिस्बत। सो द सेकंड जनरेशन ड्रग हैव सम मोर एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जिसमें आपके पास हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इंट्रोबैक्टर एरोजीन्स आ गए इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट जनरेशन। द ग्राम पॉजिटिव स्पेक्ट्रम इज लेस देन द फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, इसी तरह से जो सेकंड जनरेशन थी हमारे साथ सेफलोस्पोरिन ड्रग की, तो वो ज़्यादातर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर क्या होते थे, असरअंदाज होते थे बनिस्बत फर्स्ट जनरेशन सेफलोस्पोरिन के। और इसी तरह से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ये थोड़े से क्या करते थे, इफेक्ट करते थे। मतलब ये है कि इसका जो ज़्यादातर काम हुआ करता था, तो वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर हुआ करता था। ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर ये ज़्यादा काम करता था, और इसके अलावा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है इसको क्या करता था, थोड़ा सा जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को इफेक्ट करता था। मतलब ये है कि ये आपके पास कौन सा फॉर्म आता है, ये आपके पास एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक आता है, जो कि एक से मतलब 2-3 किस्म के बैक्टीरिया को क्या करता था, इफेक्ट करता था, या 1 या 2 क्लासेस के बैक्टीरिया को इफेक्ट करता था। सही है, तो इसमें आपके पास जो क्लासेस आते हैं सेकंड जनरेशन सेफलोस्पोरिन में, तो वो कौन कौन से हैं, इसमें आपके पास एक सेफामेंडोल आ जाते हैं, एक सिफोजिटिन आ जाते हैं, एक सेफेक्युलर आ जाते हैं, और एक आपके पास क्या आ जाता है, सिपोडोजीम आ जाते हैं। तो ये 4 क्लासेस आपके पास सेकेंड जनरेशन के सेफलोस्पोरिन में भी है। सो आपने फर्स्ट जनरेशन के हवाले से ये बात याद रखनी है कि फर्स्ट जनरेशन सेफलोस्पोरिन वो हमारे साथ नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक थे, जो कि सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को इफेक्ट करते थे, जबकि जो सेकेंड जनरेशन सेफलोस्पोरिन है, ये हमारे साथ ज़्यादातर जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, और थोड़ी बहुत मतलब थोड़ी सी मिकदार में ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को भी क्या कर सकती है, इफेक्ट कर सकती है। तो ये क्लास आपके पास कौन सी आएंगी, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के क्लास में ये वाला जनरेशन जो है आपके पास आएगा। क्लियर है? अच्छा जी, इसके बाद फिर आपके पास आता है थर्ड जनरेशन ऑफ सेफलोस्पोरिन। So, third generation cephalosporin drugs are broad spectrum and effective. They effective against both gram positive and gram negative bacteria. आपके पास जो थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन है, तो ये क्या है, ऑलरेडी यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम से मुराद ये है कि ये दोनों ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर भी असर कर सकती है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को भी ये मुतासिर कर सकती है। ठीक है, तो इस वजह से ये हमारे साथ क्या होंगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होंगे। इसकी क्लास में जो ड्रग्स आते हैं, इसमें आपके पास सेफोटजीम्स आते हैं, सिफ्ट्राइजोन आते हैं, इसी तरह से सिफ्टाजिडीम्स आ जाते हैं और सिफिजीम्स आ जाती है। ठीक है,
तो सिंपल है, जस्ट आपने इन नामों पर थोड़ा सा रट्टा लगाना है। बाकी जो असल चीज़ है, असल जो बात है वो आपके साथ यहाँ पर मेंशन की गई है। ये वाले जो पॉइंट है ना, ये क्या है, ये असल पॉइंट है। आपने इन पॉइंट्स को याद रखना है, ठीक है, जिसको मैंने सर्कल किया है। ये एक सेंटेंस पर मुश्तमिल जो बात है, आपने बस इसको याद रखनी है कि फर्स्ट जनरेशन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को मुतासिर करती थी, वो भी हमारे साथ नैरो स्पेक्ट्रम थी। सेकेंड जनरेशन जो थी वो ज़्यादातर ग्राम नेगेटिव को इफेक्ट करती थी और थोड़ी मिकदार में ग्राम पॉजिटिव को, तो वो आपके पास एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम आ जाती है। और जो थर्ड जनरेशन है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में आती है, जो कि क्या करती है, दोनों ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को इफेक्ट करती है। इसके बाद आपके पास जो फोर्थ जनरेशन आती है सेफलोस्पोरिन की, तो वो कौन से हैं? दीज आर एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, दे आर रेजिस्टेंट टू बीटा लैक्टेमेजेस, ठीक है। ये हमारे साथ क्या है, ये आपके पास एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ठीक है। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक से मुराद ये है कि दरमियाना है, थोड़ा जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को इफेक्ट करेगा, थोड़ा जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो इस वजह से इसको एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहेंगे। और ये क्या होते हैं, रेजिस्टेंट टू बीटा लैक्टेमेजेस। ये बीटा लैक्टेमेजेस को क्या करता है, रेजिस्टेंस शो करता है, मतलब बीटा लैक्टेमेजेस पर जो है इसका कोई असर नहीं रहता। इसमें आपके पास सिर्फ एक क्लास आता है और वो क्या है, सिफिपीम्स, ठीक है। सिफिपीम्स जो है ये आपके पास फोर्थ जनरेशन सेफलोस्पोरिन के क्लास में आता है। क्लियर है? अच्छा जी, इसके बाद आपके पास जो फिफ्थ जनरेशन सेफलोस्पोरिन की आती है, तो इसमें आपके पास सेफ्टारोलिन आ जाते हैं और इसी तरह से सेफ्टोबाइप्रोल्स आ जाते हैं। ये दोनों क्या है, ये दोनों ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, ठीक है। इसके अलावा एडवांस जनरेशन सेफलोस्पोरिन दैट इज एडमिनिस्टर्ड इंटरवीनियसली, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन ऑफ सेफलोस्पोरिन जो है ये सबसे ज़्यादा जो मोस्ट एडवांस क्लास है सेफलोस्पोरिन का, तो ये वो फिफ्थ जनरेशन है। ये हमारे साथ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होते हैं। इसमें आपके पास दो क्लासेस आते हैं, एक को हम सेफ्टारोलिन कहते हैं और एक को हम सेफ्टोबाइप्रोल्स कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से इसको हम इंट्रावीनसली जो है क्या करते हैं, पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं। They are the only commercially available beta-lactam in the United States with the activity against MRSA and is indicated for the treatment of complicated skin and skin structure infections and community acquired pneumonia, ठीक है। ये हमारे साथ कमर्शियली अवेलेबल बीटा लैक्टम ड्रग्स है, जो कि सिर्फ यूनाइटेड स्टेट में जो है कुछ जो हमारे साथ MRSA क्या होते हैं, किसे कहते हैं MRSA, मेरे माइंड से निकल गया। सो मिथाइल रेजिस्टेंस सर, मिथाइल रेजिस्टेंट क्या, मिथाइल रेजिस्टेंट अच्छा जी, है। हाँ, मुझे भी अब इसका सेकंड पार्ट मुझे भी भूल गया, मिथाइल रेजिस्टेंट। इसको मैं देख लूँगा। स्टेफिलोकोकस। हाँ, यस, स्टेफिलोकोकस, एग्जैक्टली। हाँ जी बिल्कुल। तो क्या है, इसके अगेंस्ट यूज़ करते हैं और ये तभी यूज़ किए जाते हैं जब कॉम्प्लिकेटेड स्किन और इसके साथ स्किन स्ट्रक्चर इन्फेक्शन काज हुई हो या कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया काज हुई हो, तो उसके इलाज के लिए जो है इस फिफ्थ जनरेशन ऑफ सेफलोस्पोरिन को यूज़ किया जाता है। द यूनिक स्ट्रक्चर allows सेफ्टारोलिन टू बाइंड विद प्रोटीन, सॉरी, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, penicillin binding protein to a found with the MRSA and penicillin binding protein 2X found with the Streptococcus pneumonia, ठीक है, Streptococcus pneumonia। तो इसके लिए जो है इसको यूज किया जाता है। क्लियर है? यस सर। अच्छा जी, यस यहाँ सर। पर जो कुछ छोटे छोटे शॉर्टकट्स होते हैं ना, तो कुछ ऐसे हैं जिसकी जो एब्रीवेशन है वो मेरे माइंड में नहीं आती, तो काइंडली उसको फिर खुद भी देखा करें, थोड़ा सा जो है आप सर्च किया करें, तो आपके माइंड में भी जो है थोड़ा सा आपकी नॉलेज में क्या होगा, इजाफा होगा और इसी तरह से आप जो है वो फिर आपको याद रहेगा जब आप खुद से थोड़ी सी कोशिश करेंगे जानने की।
क्लियर हैं? जी सर। ओके, जी वेरी सर। गुड। कोई कंफ्यूजन है, मुश्किल है अभी तक जितना पढ़ा है, कोई मुश्किल है इसमें? जी सर, रट्टा लगाना पड़ेगा। क्या? मैंने कहा रट्टा लगाना पड़ेगा सर। नहीं, रट्टा लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसको आप स्टूडेंट्स के साथ ऐसे शेयर कर रहा हूँ जैसे कि कोई स्टोरी आपको बता रहा हो, ठीक है? और साथ में मैं आपको याद करने का तरीका भी बता रहा हूँ, और साथ में मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि सिर्फ इन चीज़ों को याद करें, यही चीज़ें जो है आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछेंगे, ठीक है? तो इसी जी तरह से सर। अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके लिए फिर याद करने में कोई मसला नहीं होगा, ठीक है? और जैसे आपको आसान लगे, जिस तरीके से आपको आसान लगे, हर इंसान का अपना याद करने का तरीका होता है, तो आप अपना तरीका भी अप्लाई किया करें, और साथ में मेरे को भी जो है मेरा तरीका भी यूज़ किया करें, तो जो आपको ईज़ी हो उसको फिर आप फॉलो करें। सर सर आप कैसे याद करते थे? तो सेकंड जनरेशन के एंटीबायोटिक्स जो है ये ज़्यादातर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को इफ़ेक्ट करते थे, लेकिन थोड़ी सी मकदार में जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को भी असरअंदाज करते थे, और इस वजह से ये हमारे साथ एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहलाते थे। फिर इसकी जो क्लास है वो 4 क्लासेस है, वो आपने याद करने हैं। थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन जो है ये स्पेक्ट्रम जो है ये हमारे साथ कौन से है, ये ग्राम नेगेटिव स्पेक्ट्रम है, ठीक है? मतलब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को सिर्फ इफेक्ट करते थे, और ये हमारे साथ कौन से हैं? हमने जो थर्ड जनरेशन है उसके बारे में क्या बताया? ये हमारे साथ ब्रॉड स्पेक्ट्रम सर ये एंटीबायोटिक है, जो ब्रॉड कि स्पेक्ट्रम। दोनों ब्रॉड ग्राम स्पेक्ट्रम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को इफेक्ट करते हैं। तो इसी तरह से जो मेन पॉइंट्स हैं ना, मैं मेन पॉइंट्स को याद करता था, और फिर आगे जो है उसको जो जहाँ पर थोड़ी सी रट्टा लगाने की ज़रूरत होती थी तो उसको मैं रट्टे के ज़रिए याद कर लेता था, और बाकी जो मेन पॉइंट्स है उसको मैं याद करता था। अच्छा जी, अब ठीक है आ सर। जाते हैं इम्पोर्टेंस अबाउट सेफलोस्पोरिन। सेफलोस्पोरिन की जो अहमियत है इसके बारे में अब हम बात करेंगे। The cephalosporin are beta-lactam antibiotics that are closely related to both structurally and functionally to the पेनिसिलिन। ये तो स्टार्ट से ही हम बात कर रहे हैं कि सेफलोस्पोरिन जो है ये पेनिसिलिन की तरह बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, जो कि क्या करते हैं, पेनिसिलिन जो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है उसको बनने नहीं देती, ठीक है? पेप्टाइडोग्लाइकेन के साथ रिएक्शन करके बैक्टीरिया के सेल वॉल को क्या करती है, तोड़ती है, ठीक है? ये इसका अगर स्ट्रक्चर आप देखें और फंक्शन देखें तो दोनों जो है आपको सिमिलरली पेनिसिलिन की तरह नज़र आएंगे। इसका जो फर्स्ट जनरेशन सेफलोस्पोरिन है तो ये अगेंस्ट स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट जो है इफेक्टिव होते हैं, मतलब जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसके अगेंस्ट ज़्यादातर इफेक्ट करते हैं। जबकि थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन जो है ये एनहांस एक्टिविटी ग्राम नेगेटिव बेसिली, ये ज़्यादातर जो ग्राम नेगेटिव बेसिलाई है उसके अगेंस्ट काम करती है। इसके अलावा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को भी ये क्या करती है, इफेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि ये हमारे साथ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। इसके अलावा सेफापिम्स इस क्लासीफाई एट फोर्थ जनरेशन सेफलोस्पोरिन, ठीक है? इसको जो है हम क्या करते हैं, पेरेंटली देते हैं। पेरेंटली से क्या मुराद है, बाय माउथ जो है हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं। पेरेंटली से मुराद ये है कि थ्रू माउथ देना, और इसी तरह सॉरी, पेरेंटली से मुराद क्या है, पेरेंटली, सर आईवी के हाँ जी, जरिए आईवी आईवी के देते ज़रिए हैं। देना, ठीक है? इसको हम पेरेंटली कहते हैं। पेरेंटल में आपके पास आईवी आ जाता है, आईएम आ जाता है, सबक्यूटेनियस आ जाता है, इंट्रामस्कुलर, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपके पेरेंटल में आते हैं, और एंट्रल से मुराद थ्रू माउथ जो हम मेडिसन देते हैं, मेडिकेशन करते हैं, उसको हम एंट्रल रूट कहते हैं। इसी तरह से सेफ्टारोलिन जो है ये फिफ्थ जनरेशन है, और ये अगेंस्ट MRSA के अगेंस्ट जो है काम करती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर आपको समराइज भी किया गया है। ये बढ़ेंगे सेफलोस्पोरिन के एडवर्स इफेक्ट की तरफ, के सेफलोस्पोरिन की वजह से क्या क्या एडवर्स इफेक्ट्स जो है वो काज हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर हाइपर सेंसिटिविटी आती है। हाइपर सेंसिटिविटी से मुराद ये है कि एलर्जिक रिएक्शन जो है इसकी वजह से काज हो सकते हैं। इसके साथ साथ द पेशेंट
may be informed that diarrhea is a common problem caused by antibiotics which usually end with the antibiotic is discontinued. इसी तरह से जब भी सेफलोस्पोरिन के ज़रिए किसी किस्म की बीमारी को ट्रीट की जाती है तो सेफलोस्पोरिन को स्टार्ट करने से पहले पेशेंट को ये भी साथ में बताया जाता है कि आपका जो है पेट इसकी वजह से ख़राब होगा, आपको जो है लूज़ मोशन होंगे। तो इसी वजह से ये लूज़ मोशन जो है आप जब इस मेडिसिन को डिसकंटिन्यू करेंगे, ख़त्म करेंगे, इसको जब आप क्या करेंगे छोड़ेंगे, ठीक है, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा इस मेडिकेशन का तो आपका जो डायरिया है वो भी ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ क्रॉस एलर्जी विद सेफलोस्पोरिन शुड बी कंसीडर। क्रॉस एलर्जी विद सेफलोस्पोरिन मतलब सेफलोस्पोरिन की वजह से क्रॉस एलर्जी जो है ये भी काज हो सकती है। इसके अलावा नेफ्रोटॉक्सिसिटी में भी आकर रेयरली। नेफ्रोटॉक्सिसिटी किसे कहते हैं? मतलब यह है कि इसकी वजह से किडनी के जो फंक्शन है वो भी जो है इफेक्ट हो सकते हैं। नेफ्रो जो है ये नेफ्रॉन से निकला हुआ है। नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन किडनी का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है। सो नेफ्रोटॉक्सिसिटी से मुराद ये है कि ये किडनी के फंक्शन को भी क्या कर सकती है? मुतासिर कर सकती है। तो ये एडवर्स रिएक्शन है किस चीज़ के? सेफलोस्पोरिन के यूज़ करने के। अच्छा जी, इसके बाद फिर हमारे साथ जो अगली क्लास आती है, ठीक है, उसको हम कार्बापेनिम्स कहते हैं। ठीक है, कार्बापेनिम्स जो है ये हमारे साथ क्या है तो इसको आप डिस्कस करेंगे। कार्बापेनिम्स आर अ क्लास ऑफ हाईली इफेक्टिव एंटीबायोटिक एजेंट commonly used for the treatment of some severe high risk bacterial infection। ठीक है, this class of antibiotics is usually reserved for known as suspected multi-drug resistance बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। ठीक है, मतलब यह है कि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो कि एक से ज़्यादा हुए हो, ठीक है, एक से ज़्यादा जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं तो उस तरह के इन्फेक्शन को मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं? कार्बापेनिम्स एंटीबायोटिक्स जो है देते हैं। ठीक है, और ये ख़ास तौर पर जो सवियर और हाई रिस्क बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है, ख़तरनाक जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उसके इलाज के लिए इस कार्बापेनिम्स क्लास को क्या किया जाता है? यूज़ किया जाता है। MDR से क्या मुराद है? M स्टैंड फॉर मल्टी, D स्टैंड फॉर ड्रग एंड R स्टैंड फॉर रेजिस्टेंस। सो बहुत सारे वो बैक्टीरिया जो कि बहुत सारे ड्रग को रेजिस्टेंस शो करती है, टॉलरेंस शो करती है, तो ऐसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट कार्बापेनिम्स जो है ये इफेक्टिवली क्या करती है? काम करती है। क्लियर है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका बहुत सिंपल है। एज सेफलोस्पोरिन however these agents individually exhibit a broader spectrum of activity compared to most cephalosporin and penicillin। यहाँ पर एक बात आपको ये भी क्लियर हो जानी चाहिए कि आपके पास जो कार्बापेनिम्स है तो ये कौन से स्पेक्ट्रम है? ये आपके पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। मतलब ये है कि ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों किस्म के बैक्टीरियाज को क्या करती है? इफेक्ट करती है। इसके अलावा फर्दर मोर कार्बापेनिम्स आर टिपिकली अनइफेक्टेड बाय इमर्जिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इवन टू अदर बीटा लैक्टम्स। ठीक है, इसके अलावा जो कार्बापेनिम्स है ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होती है उसके अगेंस्ट जो है अनइफेक्टेड रहती है। मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इस पर किसी किस्म की इफेक्ट नहीं करती। ठीक है, और ये इफ़ेक्टिवली जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उसको क्या करती है? ट्रीट करती है, उसको मैनेज करती है। क्लियर है ये बात? अच्छा जी, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। कार्बापेनिम्स जो है ना ये एक्सटेंडेड फॉर्म है, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। देखिए आप इस सेंटेंस में देखिए कहते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एज सेफलोस्पोरिन हाउएवर दीज एजेंट इंडिविजुअली एग्जिबिट अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी कंपेयर टू मोस्ट सेफलोस्पोरिन एंड पेनिसिलिन। कहते हैं कि ज़्यादातर जो सेफलोस्पोरिन और पेनिसिलिन होते हैं तो उसमें जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है तो उसके बनिस्बत जो कार्बापेनिम्स है ये ज़्यादातर जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटीज़ है उसको क्या करती है? परफॉर्म करती हैं। और आप क्या कह रही है कि कहाँ पर ग्राम मतलब इसको नैरो स्पेक्ट्रम लिखा हुआ है? सर देखें
एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम से मुराद ये है कि वो कुछ 2 या 3 किस्म के बैक्टीरिया को क्या करेंगी, इफ़ेक्ट करेंगी एट अ टाइम। जबकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम से मुराद ये है कि ये आपके जो ग्राम पॉजिटिव जितने भी बैक्टीरिया है उसको भी इफ़ेक्ट करने की काबिलियत रखती है, ग्राम नेगेटिव के जितने भी बैक्टीरिया है उसको भी इफ़ेक्ट करने की काबिलियत रखती है, और इसके साथ साथ जो दूसरे बैक्टीरियाज है, ठीक है, दूसरे क्लासेस के जो बैक्टीरिया है उसको भी इफ़ेक्ट कर सकती है। तो इस वजह से इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहते हैं। लेकिन अगर आप इसको बहुत ज़्यादा लिटरली लेते हैं, लफ्ज़ी मायने इसको आप कंसीडर करते हैं, तो फिर आप इसको एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम और ब्रॉड स्पेक्ट्रम में सिर्फ यही फ़र्क है कि एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम में जो ड्रग होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3-4 किस्म के ड्रग्स बैक्टीरिया को मैनेज करती है, जबकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम से मुराद ये है कि ये 2-3-4 बैक्टीरिया से ज़्यादा तादाद में क्या करती है, उससे ज़्यादा मकदार में बैक्टीरियल इन्फेक्शन को मैनेज करती है। तो इस वजह से इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहते हैं। सही है? सही है सर। ओके जी, वेरी गुड। मज़ीद हम आगे बढ़ेंगे। यूजेस ऑफ कार्बापेनिम्स। कार्बापेनिम्स की अगर हम यूजेस की बात करें तो इसको हम इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन काज हुए हो तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यूटीआई के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जिसे हम कहते हैं। निमोनिया की ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं जो ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन होते हैं जिसको हम सेप्सिस कहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी हम इस कार्बापेनिम्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके अगर हम साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसकी वजह से नोज़िया काज हो सकती है, वॉमिटिंग काज हो सकती है, और पेशेंट को जो है स्किन रैशेस जो है वो काज हो सकते हैं। ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट है इसके। इसके अलावा जो रेयर साइड इफ़ेक्ट है, मतलब जो कि 1000 में से किसी एक बंदे को काज होने के चांसेस होते हैं, तो उसको हम रेयर कहते हैं। उसमें आपके पास सीजर्स जो है ये आ जाती है, जो कि 1000 में से किसी एक बंदे को जो है कार्बापेनिम्स यूज़ करने की वजह से एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट में ये काज होती हैं। सही है। इसके बाद आपके पास आ जाते हैं मोनोबैक्टम्स। मोनोबैक्टम्स क्या है? मोनोबैक्टम्स जो है ये आपके पास क्या है, ये आपके पास मोनोसाइक्लिक एंड बैक्टीरियली प्रोड्यूस बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है। मतलब बैक्टीरिया से लिए गए बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है। ये क्या करते हैं? बीटा लैक्टम रिंग इज नॉट फ्यूज टू अनदर रिंग इन कंट्रास्ट टू मोस्ट अदर बीटा लैक्टम्स, ठीक है। मोनोबैक्टम्स आर इफेक्टिव ओनली अगेंस्ट एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अच्छा जी, आप लोगों ने मोनोबैक्टम के हवाले से ये बात याद रखनी है कि मोनोबैक्टम ये क्या है? ये बैक्टीरियली प्रोड्यूस बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है। मतलब बैक्टीरिया से ही लिए गए एंटीबायोटिक्स है, बैक्टीरिया से ही जो है बीटा लैक्टम को लेकर उससे एंटीबायोटिक्स जो है बनाए गए हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें मोनोबैक्टम जो है, मोनोबैक्टम एंटीबायोटिक्स ज़्यादातर जो एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की मौजूदगी में वो क्या होते हैं, इन्फेक्शन को प्रोड्यूस करते हैं। तो उस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ मोनोबैक्टम एंटीबायोटिक्स क्या करती है, इफ़ेक्टिवली अपना काम शो करती है, जिसमें आपके पास नज़रिया गोनेरिया बैक्टीरिया आ जाते हैं। इसके अलावा सीडोमोनास बैक्टीरिया आ जाते हैं। ये क्या है? ये एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। सो इस तरह के बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ मोनोबैक्टम जो है इफ़ेक्टिवली क्या करती है, काम करती है। इसमें आपके पास एजिथ्रोनियम आ जाती है या एस्ट्रियोनम आ जाते हैं, ठीक है। इस कमर्शियली अवेलेबल मोनोबैक्टम एंटीबायोटिक जो कि कमर्शियली सिर्फ यूज़ होती है, कॉमनली आपको हर जगह पर अवेलेबल नहीं होगी। यूज़ फॉर बोन इन्फेक्शन, इसको हम बोन इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए जो है यूज़ करते हैं। एंडोमेट्राइटिस के इलाज के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, निमोनिया के लिए यूज़ करते हैं, यूटीआई के लिए यूज़ करते हैं, और सेप्सिस के लिए यूज़ करते हैं। सो जो हमने इससे पहले जो क्लास पढ़ी वो कौन सी क्लास थी? वो हमारे साथ
सर कार्बीपिनम्स। हाँ, कार्बिपिनम्स। कार्बिपिनम्स जो है उसके यूजेस जो है उसमें भी आपके पास यही यूजेस थे कि सेप्सिस के लिए यूज़ करते हैं, यूटीआई के लिए यूज़ करते हैं, निमोनिया के लिए यूज़ करते हैं और इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जो यूजेस है मोनोबैक्टम और कार्बापेनिम में सेम है, लेकिन मोनोबैक्टम में 2 क्लासेस आपके पास इजाफी है, एक एंडोमेट्राइटिस और एक बोन इन्फेक्शन। तो मोनोबैक्टम में बोन इन्फेक्शन और एंडोमेट्राइटिस ये आपके पास इजाफी डिजीज़ आ जाते हैं, ठीक है, जिसके बेस पर आप मोनोबैक्टम को कार्बापेनिम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसी तरह से एडवर्स इफेक्ट की अगर हम बात करें तो मोनोबैक्टम कैन इंक्लूड स्किन रैशेस भी ये काज कर सकती है। इसके अलावा ओकेजनली लिवर फंक्शंस को भी क्या कर सकती है, डिस्टर्ब कर सकती है। तो ये इसके एडवर्स इफेक्ट में आता है जो कि आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। अच्छा जी, ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक जिसमें आपके पास वेनकोमाइसिन आते हैं। ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक जो कि ग्लाइकोपेप्टाइड के अगेंस्ट क्या करती है, काम करती है। सो वेनकोमाइसिन क्या है? वेनकोमाइसिन इज इन अ क्लास ऑफ मेडिकेशन कॉल्ड ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स, ठीक है। वेनकोमाइसिन ये कौन सी क्लास में आते हैं? ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स में आते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मतलब काम करने का तरीका क्या होता है? Inhibit cell wall synthesis in gram-positive bacteria by binding to the DLR terminal मतलब डेल्टा एलेनिन या डेक्स्ट्रोएलेनिन टर्मिनल ऑफ द ग्रोइंग पेप्टाइड चेन ड्यूरिंग सेल वॉल सिंथेसिस। सेल वॉल सिंथेसिस के दौरान जो डेक्स्ट्रा एलेनिन और डेक्स्ट्रा एलेनिन टर्मिनल पर जो पेप्टाइड चेन बनता है, ठीक है, तो उसके साथ बाइंड होकर जो सेल वॉल प्रोसेस है उसको क्या करती है, इनहिबिट करती है, उसको रोकती है और बैक्टीरिया को जो है सेल वॉल बनाने नहीं देती, ठीक है। एज रिजल्ट इनहिबिशन ऑफ द ट्रांसपेप्टाइडेज which prevent further elongation and cross linking of the peptidoglycan, जिसकी वजह से ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम जो है वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है और वो मज़ीद जो चेन है उसको एलोंगेट नहीं कर पाती और इसी तरह से पेप्टाइडोग्लाइकेन के साथ ये वेनकोमाइसिन क्या कर लेते हैं, बॉन्डिंग कर लेते हैं और बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो नहीं बन पाता, ठीक है। क्लियर है? सर दोबारा बताइएगा ये। देखिए बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका ये है कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के जो सेल वॉल है उसको बनने नहीं देती, ठीक है, उसको क्या नहीं करती, उसको बनने नहीं देती, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है वो फिर अपने फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पाता। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। बस ये बात अगर आप लोग याद करें तो आपके लिए ये चीज़ काफ़ी है, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के जो सेल वॉल सिंथेसिस है उसको क्या करती है, रोकती है। क्लियर है? It is recommended intravenously as treatment for complicated skin infection, bloodstream infection, endocarditis, bone and joint infection. इसके अलावा meningitis caused by methicillin resistant Staphylococcus aureus, ठीक है। वेनकोमाइसिन की अगर हम यूजेस की बात करें तो सबसे पहले अगर हम इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसको कॉमनली जो है ज़्यादातर आईवी के थ्रू जो है एडमिनिस्टर किया जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म के जो स्किन इन्फेक्शन होते हैं उसके लिए, जो सेप्सिस इन्फेक्शन होती है, सेप्सिस होती है मतलब ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन होती है उसके लिए, एंडोकार्डाइटिस के लिए, बोन और जॉइंट इन्फेक्शन के लिए, इसके अलावा मेनिंजाइटिस के लिए। मेनिंजाइटिस किसे कहते हैं? इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग ऑफ द मेनिंजेस ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के जो मेनिंजेस होते हैं ना, जो लेयर्स होते हैं, तो वहाँ पर जो इन्फ्लेमेशन काज हो जाती है उसको हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। और ये मेनिंजाइटिस किस वजह से काज होता है? ये स्टेफिलोकोकस ओरियस जो कि हमारे साथ मेथिसिलिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होता है, ये क्या करती है, मेनिंजाइटिस को काज करती है। तो इस तरह के जो डिजीज़ होते हैं इसके लिए हम क्या करते हैं, वेनकोमाइसिन को यूज़ करते हैं। क्लियर है आप? जी सर। अच्छा जी, इसके अगर हम साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें,
सो कॉमन साइड इफ़ेक्ट इंक्लूड, इसमें जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट आते हैं, पेन इन द एरिया ऑफ इंजेक्शन, मतलब जिस जगह पर इंजेक्ट किया गया होता है वैनकुमाइसिन तो वहाँ पर पेन होता है पेशेंट को, और इस तरह से एलर्जिक रिएक्शन जो है पेशेंट को काज होते हैं। इसके अलावा हेयरिंग लॉस भी हो सकती है, ब्लड प्रेशर लो हो सकती है, बोन मेरो सप्रेशन जो है ये इसके साइड इफ़ेक्ट में आते हैं। इसके अलावा ऑटोटॉक्सिसिटी आ जाती है, ठीक है। ऑटो से मुराद क्या है? ऑटो से मुराद ईयर, ठीक है। तो वो आ जाती है। इसी तरह से नेफ्रोटॉक्सिसिटी आ जाती है, मतलब किडनी के जो फंक्शन है उसको इफ़ेक्ट करती हैं, और इसके साथ साथ रेड मैन सिंड्रोम इसको काज करती है। तो रेड मैन सिंड्रोम क्या है इसके बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन ये इसके साइड इफ़ेक्ट में आता है जो कि इसको काज कर सकती है। कौन? वैनकुमाइसिन की यूज़ की वजह से। तो सिंपल, इंतहाई सिंपल चीज़ें हैं, इसको अगर आप थोड़ी सी कंसंट्रेशन दें, थोड़ी सी दिलचस्पी के साथ आप इसको पढ़ें तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होंगी। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।